अस्सलामुअलैकुम। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे इन ओ लेवल ICSE केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एल्केन। ठीक है, सही है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है भाई। CnH2n+2। ऑब्वियसली यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ब्यूटेन की, ठीक है, तो ब्यूटेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। ठीक है, तो H कितने होंगे? 2n, मतलब 2 × 4 + 2, यानी C4H10। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा ब्यूटेन का, बेस्ड ऑन दिस जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला पहले भी। सही है, CnH2n+2 इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ठीक है, अब अल्केन की हम बात करते हैं, स्टार्टिंग विद दी प्रिपरेशन, कि हम अल्केन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अल्केन को तैयार करने का हमारे पास एक ही तरीका है, और वो है क्रैकिंग। एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। इस प्रोसेस के थ्रू हम अल्केन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। पायरोलाइसिस भी कहते हैं क्रैकिंग को। ठीक है, अब ये प्रोसेस है क्या? लिखो अपने पास, द प्रोसेस in which higher hydrocarbons are broken down into smaller and useful products यूजफुल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रैकिंग, जिसमें बड़े हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, उनको ब्रेक किया जाता है इनटू स्मॉलर एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स। अच्छा, ब्रेक क्यों करते हैं? ताकि उनको हम कन्वर्ट कर सकें इनटू स्मॉलर एंड मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्रैकिंग हम क्यों करते हैं? बेसिकली क्रैकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उसके थ्रू हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेट से हमारे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है, C6H14। ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, लेट से C2H4 इथीन में। ये इथीन कहलाता है, जो कि अल्कीन एक, प्लस हमने इसको ब्रेक कर दिया C4H10 में, जो कि कहलाता है ब्यूटेन। सही है, जो कि एक अल्केन है। सही है, अब देखो भाई, आप खुद चेक करो यहाँ पे एक बात जो ऑब्जर्व करने वाली है भाई, कि यहाँ पे जितने कार्बन यहाँ पर हैं, उतने ही कार्बन मिलाकर इस साइड पे भी होंगे। 2 + 4 = 6। और जितने हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, उतने ही यहाँ पे भी होने चाहिए। सही है, इस तरह हमने ब्रेक किया है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल एक, ठीक है, कि हमने एक बड़े हाइड्रोकार्बन को 2 स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस केस में हमने अल्कीन और अल्केन में ब्रेक कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की ऑफ क्रैकिंग, तो लेट से हमारे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको हमने ब्रेक कर दिया इन C2H4 + H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये है इथीन, जो कि एक अल्कीन है। सही है, अब ये बात ध्यान में रखने वाली है कि क्रैकिंग से हमारे पास क्रैकिंग
कैन प्रोड्यूस कैन प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज, या तो क्रैकिंग से अल्केन बनेगा, या अल्कीन बनेगा, या फिर हाइड्रोजन गैस भी बन सकती है। ये तीन होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, मतलब क्रैकिंग जब भी आप करोगे, आप उस बड़े हाइड्रोकार्बन को इन तीनों में ही ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर है। इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स से अगर मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, लार्ज हायर हाइड्रोकार्बन, जैसे C6H14, इसको मुझे ब्रेक करना है, क्रैकिंग करनी है, और एग्जामिनर ने मुझे बताया नहीं कि भाई प्रोडक्ट क्या बनानी है आपको। ठीक है, एग्जामिनर ने कहा है बस इसको ब्रेक कर दो क्रैकिंग के थ्रू, इस हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर दो इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है भाई कि मैं इसको ब्रेक कर दूं CH4 प्लस C5H10 में। सही है, तो आप चेक कर रहे हो कि ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया अल्केन प्लस अल्कीन में, है ना। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको ब्रेक कर दूं किसमें, मैं इसको ब्रेक कर दूं C2H6 प्लस C4H8 में। ठीक है, C4H8 में। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, या इसी केस में हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बन रही है कि मैं इसको ब्रेक कर दूं C2H4 प्लस, आप चेक कर रहे हो मैंने यहाँ से दो हाइड्रोजन हटा लिए हैं। ठीक है, तो C2H4 प्लस C4H8 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से दो H हटाए और उससे बना दिया हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास एक अल्कीन बन रहा है, और ये भी अल्कीन बन रहा है, दो अल्कीन बन रहे हैं हमारे पास, और एक बन रहा है हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक अल्केन बन रहा था, और यहाँ पर अल्कीन बन रहा था। सही है, तो ये हमारे पास एक पूरी सेकंड कैटेगरी है, पॉसिबिलिटी है ऑफ क्रैकिंग दिस कंपाउंड। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इसको ब्रेक कर दूं C3H8 प्लस C3H6। ठीक है, और अगेन अगर मैं इस हाइड्रोजन से दो निकाल दूं, अलग कर दूं H एटम्स, तो एक और पॉसिबिलिटी बन रही है C3H6 प्लस C3H6 प्लस H2। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास क्रैकिंग में कुल मिला के थ्री पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, नंबर वन, या तो क्रैकिंग में आपके पास एक अल्केन एंड अल्कीन बनेगा, एक अल्केन और अल्कीन बनेगा, जैसे इस केस में बना था। अगर हम बात करें, ये देखो, एक अल्केन बना है और एक अल्कीन बना है। या तो आपके पास या तो आपके पास क्रैकिंग के प्रोडक्ट्स में एक अल्कीन बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस, जैसे हमने बनाया था ना ऊपर।
इस केस में देखो, एक अल्कीन बना है और एक क्या बना है, H2 गैस, सही है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है बनने की। या फिर क्रैकिंग के प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि दो अल्कीन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड एक H2 गैस बनेगी, जैसे हमारे पास इस केस में बनती है, इस केस में बनी है और इस केस में बनी है, ठीक है। तो आपके पास कुल मिला के क्रैकिंग के ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, जिसको याद रखते हुए आप प्रोडक्ट्स को फॉर्म करोगे, ठीक है। या तो प्रोडक्ट में एक अल्केन और अल्कीन होगा, और इसके अलावा या तो प्रोडक्ट में एक अल्कीन और एक H2 गैस होगी, या फिर दो अल्कीन और एक H2 होगी, ठीक है। तो ये आपको ये भूलना नहीं है क्रैकिंग के केस में, ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं क्रैकिंग की, कंडीशंस फॉर क्रैकिंग। तो ये याद करनी है वो कंडीशंस, पूछ लेता है कभी कभार P1 में भी, ठीक है। नंबर वन क्या है भाई, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। नंबर टू है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हाई टेम्परेचर क्यों कंडीशन है इसकी, ताकि बॉन्ड ब्रेकिंग में आसानी हो, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। ये इसका रीजन है कि हम क्यों हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। और कंडीशन नंबर टू क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों है भाई, टू अवॉइड कंबस्शन, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन हम डाल देंगे तो कंबस्शन हो जाएगी ना, तो इस वजह से वी नीड टू डिप्राइव, वी नीड टू अवॉइड ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है और ये दो उनके रीजंस हैं, ठीक है, फॉर क्रैकिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के बारे में। तो क्रैकिंग हमारे पास जो है वो होती है दो तरह की। एक होती है थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ हीट, हम हीट की मदद से उस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं। नंबर टू हमारे पास होती है कैटेलिटिक, कैटेलिटिक क्रैकिंग। इस क्रैकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं हीट अलोंग विद अ कैटलिस्ट, हीट भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हेंस द नेम कैटेलिटिक, ठीक है। और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है हमारे पास, कौन सा यूज करते हैं क्रैकिंग में हम दो यूज करते हैं। एक यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और एक यूज करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। ये दो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं हमारे पास इन कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है। आई होप क्लियर है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रैकिंग के इस्तेमाल की, यूज ऑफ क्रैकिंग। ये इस्तेमाल कहाँ होती है ये प्रोसेस, तो आपको पता है भाई इस प्रोसेस से क्या बनता है, यूजफुल प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये इस्तेमाल होती है आपके पास पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, ठीक है। क्यों, किस तरह इस्तेमाल होती है, क्रैकिंग इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू मीट द डिमांड ऑफ पेट्रोल, टू मीट द डिमांड ऑफ पेट्रोल। आपको पता है भाई कि पेट्रोल जो होता है वो खुद एक हाइड्रोकार्बन है ना, जो कि होता है हमारे पास C8H18 या C6H14।
ये हमारे पास होता है पेट्रोल। ठीक है, ये पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्रीज में, हम लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को ना, लेट से हमारे पास कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन है C50 विद 50 कार्बन्स, तो ऐसे बड़े हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक करते हैं इनटू पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड अच्छी खासी ज़्यादा होती है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए हम इससे भी बड़े हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं इनटू दीज हाइड्रोकार्बन्स, जो कि हमारे पास पेट्रोल है, ताकि पेट्रोल की डिमांड मीट हो पाए। सही है, तो ये यूज है क्रैकिंग का। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शंस की, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द रिएक्शन। पहला रिएक्शन है कंबस्शन। ठीक है, तो लाइक एवरी अदर हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स ऑल्सो अंडरगो कंबस्शन। ठीक है, तो ये कंबस्शन होती क्या है? ऐसा प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंबस्शन। तो लेट्स से अगर मेरे पास मेथेन है, एक हाइड्रोकार्बन अल्केन है, इसको मैं करवाता हूँ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, O2 गैस, तो क्या बनेगा? हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस वाटर, इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर C एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे चार हैं। सही है, तो हम यहाँ पे दो लगा देंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर टू और फोर, टू फोर है, तो यहाँ पे लगा देंगे टू। इस तरह की इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये आपने एक कंप्लीट कंबस्शन शो कर दी है ऑफ मेथेन कंपाउंड। सही है, सिमिलरली अगर हम बात करें C2H6, ये भी एक अल्केन है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं विद ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, अब याद रहे, बैलेंस करते हुए ना नोट कर लो अपने पास, कंबस्शन इक्वेशंस में ना हम हमेशा फर्स्ट वी विल बैलेंस कार्बन, देन हाइड्रोजन, और इन द एंड हम करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, और ये कब की बात कर रहा हूं मैं? जब रिएक्शन कंबस्शन का हो, इन कंबस्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो कंबस्शन रिएक्शंस में हम पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कार्बन बैलेंस्ड है, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो हमने टू लगा दिया। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। यहाँ पे छः छः एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पे दो हैं, तो हमने यहाँ पे थ्री लगा दिया। ठीक है, अब इन दी एंड हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर हमारे पास फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन है, और यहाँ पे टू है, तो हमने क्या लगा दिया? 3.5 या फिर 7/2। इस तरह हमने बैलेंस कर दिया इस इक्वेशन को बेस्ड ऑन दिस रूल। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब कंबशन की भी ना कुछ टाइप्स होती हैं दैट यू शुड नो। पहली टाइप क्या है भाई? के कंप्लीट कंबशन। अब देखो, कंप्लीट कंबशन जब भी होगी ना, कंप्लीट कंबशन कब होती है? बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? कंबशन इन प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमारे पास अच्छी खासी ऑक्सीजन होती है, तो हमारे पास कंप्लीट कंबशन होती है। ठीक है, अब कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? प्रोडक्ट
ऑफ कंप्लीट कंबस्शन आर CO2 एंड वाटर। ठीक है, जैसे अभी हमने शो किया ना ऊपर। तो ये एग्जांपल्स हैं दोनों, ये दोनों एग्जांपल्स हैं आपके पास कंप्लीट कंबस्टन की। ठीक है, जिसमें क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, और आप खुद चेक करो इन दोनों केसेस में हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, प्लेंटीफुल। यहाँ पे 1 मोल है मेथेन का और इसके 2 मोल्स हैं, मतलब इस केस में भी ऑक्सीजन ज्यादा है। और यहाँ पे 1 मोल है उसका इथेन का, और यहाँ पे 3.5 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। तो अगेन यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्लेंटीफुल है। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप भी होती है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब ये क्या होती है? अच्छा देखो भाई, डेफिनेशन हम लिखेंगे कि कंबस्टन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन, कंबस्टन आर कार्बन, कार्बन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो यार इनकम्प्लीट कंबस्टन में वी कैन ऑल्सो से कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। वी कैन ऑल्सो से कि अगर भाई हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। और अगर हमारे पास कार्बन की क्वांटिटी कम हो जाए तो कंप्लीट कंबस्टन होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो सेम रहे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी सेम रहेगी और कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर कार्बन की क्वांटिटी कम होती है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इसके लिए, कम वाले के लिए ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी फिर, कंप्लीट कंबस्टन। तो ये एक और तरीका है फिर इस इनकम्प्लीट कंबस्टन को समझने का। ठीक है, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। तो लेट्स से हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, C2H6 प्लस 3.5 O2, C2H6 प्लस 2.5 O2, C2H6 प्लस 1.5 O2। अब आप चेक कर रहे हो तीनों रिएक्शंस में हमारे पास जो अल्केन है वो सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है वो सेम है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन कम होती जा रही है। ठीक है, तो पहले केस में क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी खासी है, एम्पल सप्लाई है, तो वी कैन से कि हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट कंबस्टन। ठीक है, दूसरे केस में क्योंकि इसके मुकाबले में कम है ऑक्सीजन लेकिन कार्बन तो उतना ही है ना, तो हमारे पास क्या होगी, इनकम्प्लीट कंबस्टन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा।
+ 3H2O। ठीक है। तीसरे केस में हमारे पास ऑक्सीजन मजीद कम होती है, लेकिन कार्बन उतना ही है। तो ये क्या क्या होगी, ये और इनकम्प्लीट कंबसन होगी। और इस बार हमारे पास बनेगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन + H2O। ठीक है। तो सही है, तो इस तरह ही काम करता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है। या एक और तरीका क्या है कि लेट से हमारे पास अगर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, O2। ठीक है। और हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है C2H6 और एक है C10H22। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं विद 2 मोल्स ऑफ O2। तो अब मुझे बताओ कि कहाँ पर होगी इनकम्प्लीट कंबस्टन और कहाँ पे होगी कंप्लीट कंबस्टन। तो इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें देयर आर लेस चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन। क्यों? क्योंकि इस केस में कार्बन के जो एटम्स हैं वो 2 हैं और 2 मोल्स ऑफ O2 हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंपेरेटिवली विद दिस मॉलिक्यूल, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो कंपेरेटिवली विद दिस मॉलिक्यूल, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के देयर आर मोर चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन एज चेन इज बिगर। क्योंकि यहाँ पर चेन लंबी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के मुकाबले में देयर आर मोर चांसेस कि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो। ठीक है। सही है, आई होप क्लियर है। ठीक है। तो अगर आप लेट से इस केस में चाहते हैं कि इस कंपाउंड की भी कंप्लीट कंबस्टन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है। सिंपल सी बात है। ठीक है। और जितनी ज़्यादा कार्बन जो है वो बर्न होगा, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। क्योंकि कार्बन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कार्बन होगी कंपाउंड में, उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रोवाइडेड कि कार्बन सारी बर्न हो रही है। ठीक है, मतलब कंप्लीट कंबशन हो रही है। सही है। सही है। अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट यू शुड नो, जो कि हमारे पास अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। उनके नाम है, जैसे CH4 जो है, CH4, ये हमारे पास मेथेन गैस होती है। ठीक है। नाम क्या होता है, मेथेन गैस। सही है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं CNG के तौर पे। ठीक है। ठीक है, CNG के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम। सिमिलरली हमारे पास जो C8H18 + C6H14, ये जो कॉम्बो है ना, इसको हम बोलते हैं पेट्रोल। और C12H26 अल्केन जो है, ये होता है डीजल। ठीक है। तो ये कुछ अल्केन हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके हम नाम आपको, यू शुड लर्न दीज फॉर्मूलाज एंड नेम। सही है। और ऑब्वियसली हमें पता है यार कि कंबस्टन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, कंबस्टन क्या होता है, इज यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। क्यों? क्योंकि कंबस्टन क्या होता है, क्योंकि ऑल कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है। आपको पता है भाई कि ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो जब भी इसको हम एज एन एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं इन रिएक्शंस को। ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और रिएक्शन की, ऑफ अल्केन्स, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको हम एक और नाम देते हैं, हैलोजीनेशन, या इसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन। तो ये मुख्तलिफ नाम है इस रिएक्शन के। ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखना इस रिएक्शन की, कि ये जो रिएक्शन है ना, ये इसको हम बोलते हैं कि ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है। फोटो मतलब होता है लाइट। ठीक है। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं ये, क्योंकि आप पढ़ चुके हो यार कि हर रिएक्शन की ना क्या होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। आप पढ़ चुके हो कि हर रिएक्शन की एक क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्शन टू स्टार्ट। सही है। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो आती है लाइट से, यानी सन से आती है। ठीक है। सन से आती है एनर्जी, यूवी लाइट्स की फॉर्म में। ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। सही है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। तो रिएक्शन है क्या? बेसिकली इसमें क्या होता है, एक मेथेन मॉलिक्यूल reacts with 4 moles of chlorine gas in the presence of UV light to produce CCl4 plus 4 moles of HCl। ये है आपके पास रिएक्शन। ठीक है। ये आपको याद करना है। ठीक है। ये रिएक्शन सही है। अब इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर भी। ठीक है। कि किस तरह ये पूरा पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। तो लेट से मेरे पास ये एक CH4 कंपाउंड है। ठीक है। ये पहले रिएक्ट करता है विथ Cl2 गैस। ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, HCl जो है ना, वो ब्रेक कर जाता है। HCl, CH4 का H और Cl2 गैस का एक Cl एटम आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं HCl। तो अब क्या बचा यहाँ पर? तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये Cl जो है ना, ये आके यहाँ लग जाएगा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है। ये बन गया। ये स्टेप 1 है ऑफ दिस रिएक्शन। स्टेप 2 में क्या होता है, कि स्टेप 2 में ये होता है कि ये जो ये प्रोडक्ट है ना, जो बना है यहाँ स्टेप 1 में, CH3Cl। ठीक है। ये दोबारा रिएक्ट करता है विथ Cl2 गैस। ठीक है। और दोबारा क्या होता है, दोबारा एक HCl फॉर्म होता है। और अब ये Cl जो है, ये अटैच होता है यहाँ पर आकर। ठीक है। तो ये क्या बन गया, CCl CH2Cl2, है ना, प्लस HCl मॉलिक्यूल। ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है, अगेन ये जो प्रोडक्ट बना है, CCl2H2, अगेन reacts with chlorine gas to form HCl and CCl3H प्लस HCl। स्टेप 4 में क्या होता है कि ये जो
प्रोडक्ट है सी Cl3 H, ये अगेन रिएक्ट करता है विथ Cl2 गैस टू फॉर्म HCl प्लस CCl4। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो फाइनल में क्या बन रहा है स्टेप 4 में CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या इसके रिएक्टेंट्स थे, CH4 प्लस Cl2, और बना क्या एंड में CCl4, और हमारे पास अलोंग दी वे 4 HCl आ गए, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास 4 HCl बन गए, और हमने इस्तेमाल कितने किए Cl2 गैस, हमने 4 Cl2 गैस, 4 मोल्स ऑफ Cl2 इस्तेमाल किए। ठीक है, तो ये था पूरा बैकग्राउंड ऑफ दिस रिएक्शन, कि किस तरह रिएक्शन काम करता है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, अगर आपको समझना है कि किस तरह काम करता है रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो एक मोल है ना ऑफ Cl2 गैस ऑफ हेलोजन, वो रिप्लेस कर रहा है किसको, एक हाइड्रोजन एटम को, है ना। एक मोल ऑफ Cl2 या एक मोल ऑफ हेलोजन रिप्लेस कर रहा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन के लिए, दैट यू शुड लर्न। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, वो क्या पॉइंट है, अपने पास नोट कर लो कि वन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन कैन रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम बात करें, हमारे पास क्या था इक्वेशन, CH4 प्लस 4 मोल्स ऑफ Cl2 इज इक्वल टू CCl4 प्लस HCl। तो आप चेक कर रहे हो हमारे पास, क्योंकि Cl जो है 2 एक हेलोजन है, ठीक है, उसके 4 मोल्स हैं, तो इन 4 मोल्स ने इन चारों एटम्स को ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, और ये क्या बन गया, CCl4 प्लस 4HCl। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए, लेट्स से CH4 प्लस 2Cl2, तो अब क्या बनेगा इसमें, बताओ मुझे। आप खुद देखो यार, यहाँ पर एक हेलोजन है, उसके 2 मोल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो इसमें क्या बनेगा, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ हेलोजन, ये रिप्लेस कर देंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH2, और 2 एटम्स को इस Cl ने रिप्लेस कर दिया, Cl2। ठीक है, प्लस क्या बचा, 2HCl। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 4 Cl थे, तो 2 इस्तेमाल होगा यहाँ पर, कितने बचे, 2 ही बचे, तो 2HCl हो गया। सही है, तो ये है लॉजिक पूरी, कि 1 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन विल रिप्लेस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें C2H6 प्लस 2Br2, इसमें क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली अगेन कि आपके पास क्या है, एक हेलोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन विल रिप्लेस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा C2H4
Br2, और रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, रिमेनिंग एटम्स जो है वो बना लेंगे 2 मोल्स ऑफ HBr। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम बात करें C3H8 प्लस 3 मोल्स ऑफ Cl2, इसमें क्या बनेगा? अगेन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ हेलोजन, सो दे विल रिप्लेस 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा C3H5Cl3 प्लस रिमेनिंग जो एटम्स हैं वो बना लेंगे 3HCl। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे इसके प्रोडक्ट्स। आई होप क्लियर है ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सही है, तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट सब टॉपिक इन अल्केन। अब बात करते हैं हम आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन अल्केन की। ठीक है, अब यह जो टर्म है आइसोमेरिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपाउंड्स विद सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला, विद सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, या बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेट्स से C4H10। ठीक है, अब मुझे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो एक तो सिंपल है कि मैं क्या करूं। अच्छा, एक और बात, बिफोर वी मूव ऑन टू दिस आइसोमर्स, एक और बात जो आपको समझने वाली है भाई, कि आइसोमर्स को आप पहचानोगे किस तरह। आइसोमर्स के लिए एक पॉइंट है दैट यू शुड नो, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली जब दो कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे ना, तो उनके नाम भी डिफरेंट होंगे, तो उनके नाम भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, इवन तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन नाम डिफरेंट होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इससे आप पहचानोगे भाई कि दो जो कंपाउंड्स हैं, इवन तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप नेमिंग करोगे ना उनकी, तो इससे पता चल जाएगा भाई कि क्योंकि नाम डिफरेंट आ रहे हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अभी देखते हैं किस तरह। तो लेट से मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, अब मुझे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो एक तो मेरे पास सिंपल सा है कि मैं 4 कार्बन की चेन बनाऊं इस तरह। ठीक है, और बाकी जो H है उनको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, CH2 हो गया, CH2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक एक आइसोमर है। अगर मैं एक और बनाऊं, इसका बेसिकली आइसोमर बनाऊं, तो एक और पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, कि मैं क्या करूं, 3 कार्बन की चेन बनाऊं और चौथा कार्बन लगा दूं यहाँ पर। ठीक है, चौथा कार्बन लगा दूं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, इन दोनों केसेस में इन दोनों केसेस में हमारे पास जो कंपाउंड्स बने हैं,
उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। लेकिन क्या ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? अभी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, हम इनको नेम करेंगे। अगर तो नाम सेम आ रहा है ना दोनों का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोमर्स नहीं है। अगर नाम डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको नेम करूँ तो ये क्या बन रहा है? हमारे पास चार कार्बन है तो मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, ब्यूट एन। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है विद द सेकंड कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप चेक कर रहे हो इन दोनों के नाम डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नाम डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आपने सही ड्रॉ किया है आइसोमर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑफ सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड है। ठीक है। तो अब उस कंपाउंड की बात करते हैं, C4H10। ठीक है। अब लेट्स से हमने कुछ आइसोमर्स ड्रॉ किए हैं इसके। ठीक है। एक हमने इस तरह ड्रॉ किया, CH3, CH2, CH2, CH3। और एक हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह, CH3, CH2, CH2, CH3। और एक हमने ड्रॉ किया आइसोमर इसका, CH3, CH2, CH2 और CH3। तो अब मुझे बताओ, क्या ये तीनों कंपाउंड्स जो मैं ड्रॉ किए हैं ऑफ दिस फॉर्मूला C4H10, क्या ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। तो इसका जवाब है ये आपस में आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है? लेट्स सी। हम क्या करते हैं, इन सबको नेम करते हैं। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? चार कार्बन है, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है कार्बन की, तो ये हो जाएगा ब्यूट एन। सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है कार्बन की? कंटिन्यूअस चेन, ये पूरी बन रही है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट एन। इसकी बात करें तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है? ये पूरी बन रही है। चार कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट एन। तो आप चेक कर रहे हो तीनों का नाम सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों एक ही कंपाउंड है, आइसोमर्स नहीं है बल्कि एक ही कंपाउंड है। ठीक है। विद द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्स, किस तरह आप आइसोमर्स को देखोगे। ठीक है। लेट्स से लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। तो कह रहा है आपसे ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ C5H12। ठीक है। कह रहा है ड्रॉ एनी 3 आइसोमर्स। तो ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्या तरीका है भाई कि हम C5H12 है ना, सिंपल स्ट्रेट चेन बना दें, 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट एन। ये बन गया हमारे पास एक आइसोमर। सेकंड हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम बनाते हैं चेन चार कार्बन की, और यहाँ पे लगा देते हैं पांचवा कार्बन।
इसको नेम कर लेते हैं। क्या नाम बन रहा है इसका? टू मिथाइल ब्यूट एन। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेकेंड आइसोमर। थर्ड हम क्या करते हैं? हम 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, और हम 2 कार्बन लगा देते हैं इस सेकंड कार्बन पर। तो अगेन हमारे पास ये चेन है, मेन चेन। सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन मजीद अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो कि आपने किस तरह हमने 3 आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है। तो आइसोमर्स के लिए आपको बस ये याद करना है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और नाम डिफरेंट आ रहा है, नाम डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट अल्कीन्स अल्केन्स। ठीक है, दैट यू शुड नो फॉर एग्जाम्स। ठीक है। अच्छा, एक और बात अल्केन्स के बारे में, कि अल्केन्स जो होते हैं ना, अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स जो होते हैं ना, हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि अल्केन्स जो है ना, अल्केन्स जो होते हैं ना, अल्केन्स आर जनरली ना अनरिएक्टिव। जनरली अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। दे डू नॉट रिएक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अल्केन्स जो होते हैं क्या होते हैं? दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मतलब दे कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं ना अल्केन्स के दरमियान, अल्केन्स के कार्बन्स के दरमियान, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको ब्रेक करना ना मुश्किल होता है।
तो इसलिए अल्केन्स जो है वो जनरली अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी अल्केन्स में दो रिएक्शन होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। वो कौन से होते हैं रिएक्शन? एक होता है कंबस्शन और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। लेकिन जनरली इसके अलावा इनके पास कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। क्योंकि जनरली ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। और क्यों होते हैं अनरिएक्टिव? क्योंकि ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि अगर हम इनको कंपेयर करें ना अल्कीन से, तो अल्कीन के दरमियान में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना। तो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड में ये बॉन्ड जो होता है ना, एक बॉन्ड तो होता है स्ट्रांग और एक बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। ठीक है। तो ये जो वीकर बॉन्ड है ना, ये बेसिकली ब्रेक करता है जब भी हमारे पास अल्कीन जो है वो रिएक्टिव होते हैं और अल्केन जो है वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्योंकि अल्केन में सिर्फ ये वाला स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये था ऑल अबाउट अल्केन्स। ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ठीक है। आई होप कोई मसला नहीं है।